आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है तो मतलब आप सभी लोगों के लिए एक मॉरल सपोर्ट है ना। क्योंकि हमारे भाई बहनों की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के निराकरण हेतु हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक भाई ने हमसे पूछा था कल कि भैया अभी बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने शामिल किया, लेकिन कुछ नई भर्तियों में, नई नियमावलियों में बीएड का नामोल्लेख नहीं है, तो ऐसा क्यों? देखिए, उसकी एक वजह है। वजह यह है कि जिन जिन राज्यों ने अपने यहाँ एनसीटीए और एमएचआरडी मिनिस्ट्री से परमिशन मांगी और उसे लागू किया और उनको परमिशन मिली भी, जैसे बीपीएससी को अनुमति मिली, एमपी को अनुमति मिली और उत्तर प्रदेश को अनुमति मिली, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश में जिन जिन मुद्दों को लेकर के अनुमति मांगी गई थी उसमें प्राथमिक में शिक्षक भर्ती को लेकर के स्वीकृति प्रदान करने का जो बीड़ा उठाया गया था वो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारों के माध्यम से ही नहीं बल्कि अभ्यर्थियों के दबाव के कारण भी था। लगातार हम सभी लोगों का धरना प्रदर्शन तीव्र होता जा रहा है, लगातार हम सभी लोग एकजुट हो रहे हैं और इसका ये परिणाम है कि अब सरकार पे भी हम लोगों को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल चुकी है, ठीक है ना। आगामी कुछ समय में ही आप सभी लोग जानते हैं 2024 में एक महाअभियान है, एक महा इलेक्शन है जो कि आम चुनावों के नाम से जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष में चुनाव होता है और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इसमें 3 करोड़ 28 लाख बीएड बेरोजगारों को किसी भी कीमत पर भुलाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। अगर किसी भी पार्टी विशेष को प्योर बहुमत में, प्योर मेजोरिटी में आना है तो जाहिर सी बात है बीएड विद्यार्थियों को साथ लेकर के ही चलना होगा। इसके संबंध में हम सभी लोगों ने जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री से और एनसीटीई से संपर्क किया था और उनसे अपने पूरे तर्क के माध्यम से, क्योंकि वहाँ के सीनियर वकील हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो वकील हम लोग चाहते थे वो उन वकीलों से वार्ता हो गई है और सबसे अहम मुद्दा यह है कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने हम लोगों की फरियाद सुनी और उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि यदि विद्यार्थी याचिका डालते हैं विस्तृत बेंच में तो हम उसमें मेन बॉडी हो जाएंगे, मतलब वहाँ पे मुख्य याची हो जाएंगे और हमारी तरफ से ये मैटर रखा जाएगा। अब मुद्दे की बात तो ये है कि क्या बीएड विद्यार्थियों को आगामी नई प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में आवेदन करने का मौका मिलेगा? क्या उन्हें सम्मिलित किया जाएगा? क्या 28 जून 2018 की जो अधिसूचना है वो पुनर्बहाल होगी? तो इसका आंसर है कि 28 जून 2018 की जो अधिसूचना है वो पुनर्बहाल नहीं होगी। उसकी एक वजह है क्योंकि उसी अधिनियम को, उसी अधिसूचना को आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त किया था, ठीक है ना। अब जो समस्या आ रही है कि क्या उसको अध्यादेश के माध्यम से रिन्यूअल किया जा सकता है? तो जी हाँ, अगर उसको अध्यादेश के माध्यम से रिन्यूअल किया जाएगा तभी वो जीवंत तो हो सकती है, ठीक है ना। और इस मामले को लेकर के गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि अगर हम विस्तृत बेंच में जीत करके आते हैं, ठीक है ना, अगर विस्तृत बेंच में अप्लाई करते हैं, वहाँ से जीत के आते हैं या सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत बेंच इस आदेश पे स्टे कर देती है तब तो मामला सही है। अब मान लीजिए कि अगर उसमें थोड़ा सा सुनवाई में वक्त लगता है क्योंकि एनसीटीई को संशोधित गाइडलाइन भी देनी है और जो संशोधित गाइडलाइन एनसीटीई के माध्यम से एमएचआरडी मिनिस्ट्री के नेतृत्व में तैयार की जा रही है उसमें बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है। उनके लिए एक रास्ता निकाला गया है कि किस तरीके से हम इसको संशोधित करके आगे बढ़ाएं। मेन मुद्दा ये था कि किस तरीके से ये प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी, किस तरीके से ये फॉलो होगा। अगर सरकार अध्यादेश नहीं लाना चाहती, अगर किसी अन्य माध्यमों से बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित करना चाहती है तो क्या एक संशोधित विज्ञप्ति होगा? क्या ऐसा नहीं कि मतलब किसी तरीके से इसको वैधानिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसी कोई समस्याओं का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। उसकी एकमात्र वजह है क्योंकि जब आरटीई एक्ट में संशोधित विज्ञप्तियों को लेकर के जब पूरा क्राइटेरिया तैयार किया जा रहा था, एलिजिबिलिटी तैयार की जा रही थी,
समय समय पर 2010, 2011, 1 जनवरी सन 2012 तक, उसके बाद फिर 28 जून को अधिसूचना जारी हुई थी, 28 जून 2018 को। तो जो ये अधिसूचना आई थी ना, उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हुआ था, ठीक है। और कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से ये सारी चीज़ें होने के बाद बस उसको मान्यता दे दी गई थी। सेम वही कंडीशन आप सभी लोगों के इस अधिसूचना को पुनः स्थापित करने के लिए की जा रही है। और जिस तरीके से हम सभी लोगों को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली थी, अब उसका परिणाम ये है कि सरकारें भी अब इस पर बात करने लगी हैं, ठीक है ना। और सरकार के जो मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी बीएड विद्यार्थियों के हित के लिए फैसले लेने का वचन दिया है। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा आप लोगों को इंतज़ार करना होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो हाईकोर्ट में मामले चल रहे हैं, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अधीन की मतलब वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बाहर कर रहे थे, उन प्रक्रियाओं पे फिलहाल रोक लग गई। रोक इस बात को लेकर के लगी कि बीपीएससी से बाहर कर दिए गए, केवीएस से बाहर कर दिए गए, छत्तीसगढ़ से बाहर कर दिए गए, मध्य प्रदेश से बाहर कर दिए गए, हिमाचल प्रदेश से बाहर कर दिए गए। इन तरीकों को लेकर के जिस तरीके से विद्यार्थियों को मेंटली टॉर्चर होना पड़ रहा था, उस पर फिलहाल रोक लगी। लेकिन ये रोक आप सभी लोगों को पूरी तरीके से बीएड विद्यार्थियों को जो मतलब लाने में बाधक है, उस पर इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग विस्तृत बेंच में जाएं या अध्यादेश लाने का दबाव बनाएं। कल की डेट में बहुत विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन को अंजाम दिया। बहराइच में, आपके बलरामपुर में, अंबेडकर नगर में, कई जगहों पर विद्यार्थियों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। और शानदार तरीके से जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, और सरकार के जनप्रतिनिधि जो मंत्रीगण थे, सांसद या विधायक थे, उन्होंने आकर के ज्ञापन लिया है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि विद्यार्थियों की एकता ही हम सभी लोगों को एक मनोबल प्रदान कर रही है। 13 सितंबर को जिस तरीके से हम लोग एकजुटता का प्रदर्शन करने चल रहे हैं नई दिल्ली में, और जिस तरीके से विद्यार्थियों की एकजुटता बढ़ती जा रही है, उसमें एकदम क्लियर है, स्पष्ट है इस बात को लेकर के। वैसे ही आंदोलन है जैसे अन्ना हजारे जी का था, ठीक है ना। और लोकपाल को लेकर के वो अनशन पर बैठ गए थे। उसके बाद जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ था और तुरंत सरकार को एक्शन लेना पड़ गया था, सेम वही कंडीशन हम लोग पूरे भारतवर्ष से बीएड विद्यार्थियों को एकजुट कर रहे हैं। बीएड विद्यार्थियों को एकजुट करके हम लोग दिल्ली बुला रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ये महान और विशाल धरना प्रदर्शन होगा, ठीक है ना। और दिल्ली के जंतर मंतर या रामलीला मैदान पे जब इन बातों को लेकर के प्रदर्शन किया जाता है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी चीज़ें वो कंटिन्यू बढ़ती चली जाती है, और इसका इफेक्ट डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पे होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्री महोदय हैं, शिक्षा मंत्री महोदय, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि महान्यायवादी जी से इस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। और जो हम लोगों ने प्रारूप दिया था कि इन तर्कों पे सारी चीज़ें की जाएंगी, और फिर से बीएड के पक्ष में जो तर्क रखे जाएंगे वो मजबूती के साथ हों। क्योंकि अगर एनसीटी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री बीएड का पक्ष सही से रखी होती सर्वोच्च न्यायालय में, तो इस तरीके की हार का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री गई नहीं वहाँ पे। दूसरा ये कि आपके एनसीटी के जो वकील थे, वो अपने ही तर्क को साइदे से नहीं रख पा रहे थे, है ना। कि उन्होंने ब्रिज कोर्स, अरे ब्रिज कोर्स तो चलो ठीक है, ब्रिज कोर्स तो जब आरटीई एक्ट बना था तब भी उसको सम्मिलित किया गया था जी, उसमें तो कोई दो राय नहीं कि जब आरटीई एक्ट 2009 में अस्तित्व में आया था तब भी ब्रिज कोर्स को ही सम्मिलित किया गया था कि विद्यार्थियों को ब्रिज कोर्स करना होगा। अगर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री को लेकर के बात हो रही है, तो वो डिप्लोमाधारी है, हम भी डिग्रीधारी है, बस यही फ़र्क है ना। डिग्री और डिप्लोमा में अक्सर जो है तकरार होती रहती है ना। और विद्यार्थियों को जिस तरीके से रिलैक्स मिला, उससे काफ़ी सारे विद्यार्थी संतुष्ट हुए। बहुत सारे विद्यार्थी फ्री माइंड से अपनी तैयारियों को कर पाए, या रिजल्ट के प्रति अपने आश्वासन कर पाए कि हमारा रिजल्ट आएगा, हमको नियुक्तियाँ मिलेंगी। लेकिन अब लड़ाई जो जिस बात को लेकर के है, सिर्फ और सिर्फ बीएड विद्यार्थियों को 1 जनवरी सन 2012 से लेकर के 28 जून सन 2018 तक के जो बीएड डिग्री धारक हैं, और 28 जून सन 2018 से लेकर के 2023 तक के जो बीएड डिग्री धारक हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो ये हम लोगों का मॉरल जीत हुई है,
वो सिर्फ और सिर्फ 28 जून सन 2018 से लेकर के 2023 तक जो विद्यार्थी अभी तक कंपटीशन में सम्मिलित हुए थे या उनका रिजल्ट आना था या उनकी काउंसलिंग होनी थी या उनकी नियुक्तियां होनी थी, उन विद्यार्थियों को सर्वोच्च न्यायालय ने राहत दी है, ठीक है ना। और हम लोगों को विस्तृत बेंच में अप्लाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वकीलों ने कहा कि अगर आप विस्तृत बेंच में जाते हैं तो आपके पक्ष को कायदे से सुना जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बीएड के पक्ष को न तो एनसीटीई ने सही से रखा और ना ही एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने अपने किसी लॉयर को भेजा, क्योंकि एमएचआरडी मिनिस्ट्री वहाँ पे केस लड़ती तो महान्यायवादी के माध्यम से लड़ती, ठीक है ना। वहाँ पे उस केस की सुनवाई करने महान्यायवादी ही जाते और महान्यायवादी एक सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों का पक्ष थोड़ा सा मजबूत होता है, लेकिन महान्यायवादी भेजे नहीं गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एमएचआरडी मिनिस्ट्री जो थी वो पार्टी थी ही नहीं, उन्होंने अपना पक्ष रखा ही नहीं। एनसीटीई ने जिस तरीके से पक्ष को रखा वो ढुलमुल रवैया था, क्योंकि अब आर्डर पढ़ने के बाद ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि एनसीटीई ने मजबूती के साथ पक्ष को नहीं रखा। क्योंकि जब आरटी एक्ट जो है पूरी तरीके से अस्तित्व में आया था तो इस बात को लेकर के आया था कि इसमें जो मान्यता दी गई थी, ऐसा तो है नहीं कि भैया संसद से उस चीज़ को प्रमाणित किया गया था, प्रस्तावित किया गया था, पारित कराया गया था, है ना, कि बीएड डिग्री धारकों को हम 1 जनवरी सन 2012 तक जो है मौलिक नियुक्ति के लिए हम कह रहे हैं कि भैया पहले आप टीटी करा लो, उसके बाद इनको मौलिक नियुक्तियां दे दो 1 जनवरी सन 2012 तक, यही वैलिड रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि उसी प्रारूप को संसद में पारित कराया गया था, ऐसा नहीं है। संसद में केवल मेन ड्राफ्ट, मतलब जो आरटी एक्ट का मेन ड्राफ्ट था उसको पारित कराया गया था कि अब किसी भी प्रकार के प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में अगर कोई प्राथमिक या जूनियर में शिक्षक बनना चाहता है तो उसको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। ठीक बात समझ में आई। और एक मुद्दा था कि टीईटी में पहले संस्कृत विषय मतलब भाषा में केवल अंग्रेजी हुआ करती थी, याद है ना आप सभी लोगों को। 2011 में जब टीईटी हुआ था उत्तर प्रदेश में तो उसमें संस्कृत नहीं था, मतलब भाषा के नाम पे केवल एक विषय था, वो थी अंग्रेजी। क्या इस प्रारूप पे भी पास कराया गया था? नहीं, बाद में उसमें संशोधन किया गया ना, बाद में बोला गया एक विज्ञप्ति जारी करके कि भाषा का नाम है कि हिंदी हो, संस्कृत होगी, अंग्रेजी होगी और उर्दू होगी, जो सेकंड भाषा के लिए आती है। ये 3 विषयों को जोड़ा गया। तो क्या इसको भी पारित कराया गया था? नहीं कराया गया था, है ना। तो इन प्रारूपों को लेकर के जब बीएड को 1 जनवरी सन 2010 से लेकर के 1 जनवरी सन 2012 तक सम्मिलित किया गया था तो वो केवल और केवल कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से किया गया था, मतलब कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके उसको किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट होती है ना वो भी अपने आप में ताकत होती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उसको रद्द कर दिया, इन्होंने ऐसा कोई किया ही नहीं था। अगर ये ऐसा कर जाते तो सर्वोच्च न्यायालय रद्द ही नहीं करता, लेकिन अब चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उसको रद्द कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि अब उसको तो वैलिड किया नहीं जा सकता, है ना। अब जो अधिसूचना आप सभी लोगों की आएगी वो अधिसूचना होगी 1 जून सन 2018 से लेकर के जितने भी विद्यार्थी हैं 1 जून से वैलिड कर दिए जाएंगे 2018 से, ठीक है ना। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप लोगों के प्रारूपों की जो लड़ाई है, आप लोगों के नैतिक मौलिक जीत की जो लड़ाई है वो हम सभी लोग लड़ रहे हैं और आप लोगों की एकजुटता, आप लोगों की एकता ही हम लोगों की ताकत है। अगर आप लोग एकजुट होकर के एक होकर के हम सभी लोगों के साथ बढ़ने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है जीत हम सभी लोगों की होगी। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें क्योंकि बीएड विद्यार्थियों की एकता ही हम सभी लोगों की ताकत है। आप सभी लोग एकजुट रहेंगे तो जाहिर सी बात है विरोधियों के माथे पे भी पसीने आ जाते हैं, ठीक है ना। लगातार एक महान धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है और सबसे बड़ी चीज़ है 4 तारीख 5 तारीख को हम सभी लोग शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रयागराज में एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन करने चल रहे हैं, जिसमें बीएड के समस्त विद्यार्थी भी सम्मिलित होंगे और बहुत सारी समितियों के माध्यम से हम सभी लोग लगातार शासन पे दबाव बनाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को अध्यादेश देखने के लिए मिल जाए। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बस अपना सपोर्ट, अपना सहयोग और लगातार एकजुटता आप सभी लोग बनाए रखिए, क्योंकि आप लोगों के एकजुटता की वजह से ही हम सभी लोग आगे बढ़ पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अपनी अगली अपडेट की ओर।
कल एक न्यूज वायरल हो रही थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को मान्यता प्रदान कर दी गई है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जी हाँ, ये खबर पूरी तरीके से सत्य है, फेक नहीं है, सत्य है। इस पर मान्यता दी गई है। और अभी आज आप सभी लोगों ने देखा होगा कि समाचार पत्रों में इसके बारे में कोई सूचना नहीं छापी गई है। तो समाचार पत्रों में इसलिए नहीं छापी गई है क्योंकि राज्यपाल महोदय ने जिस प्रारूप पे सिग्नेचर किया, ध्यान से सुनिएगा, जिस प्रारूप पे सिग्नेचर किया ना, वो प्रारूप आप सभी लोगों का संशोधित प्रारूप नहीं है, ठीक है ना। वो उन्हीं पुराने प्रारूप पे उन्होंने सिग्नेचर किया है जिस प्रारूप को ड्राफ्टिंग कमेटी ने जब मतलब संशोधित जो माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम 1921 की धारा 21 उपखंड है उसको सम्मिलित करने का जो प्रस्ताव था वो कल ही प्रेषित किया गया था, ठीक है ना। और उसको अब सम्मिलित किया जाएगा। सम्मिलित करने के बाद इसकी अधिसूचना जारी होगी, तब आप सभी लोगों को मीडिया में चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिनियम को सम्मिलित करने का जो प्रस्ताव था ना, वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों के भारी डिमांड पे ही रखा गया था और उसको स्वीकृति भी दी गई। तो ऐसा नहीं है कि मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो ये बातें चल रही थी आप सभी लोगों को जो है वो गड़बड़ झाला देखने के लिए मिली, नहीं, मंजूरी मिल गई है और इसकी अधिसूचना आप सभी लोगों को बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आपकी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, पेंडिंग जो एग्ज़ाम्स हैं, वो चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तैयारियों पर अपने विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने के बाद तत्काल ही आप सभी लोगों की परीक्षाएं केवल और केवल 20 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। अब चूंकि उन्होंने मंजूरी दी है, अब इसको सम्मिलित किया जाएगा और अनुमोदन राज्यपाल महोदया से ही लिया जाएगा। उसके बाद इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन 3 दिन का समय है, क्लियर हो जाएगा। अधिसूचना इसकी बहुत जल्दी आ जाएगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग ही बचा है जो नए अस्तित्व में आ रहा है, ठीक है। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी तरीके से आप लोग गलतफहमी में ना रहें। और इस पर आप सभी लोगों को एक सैद्धांतिक बढ़त देखने के लिए मिली है। आप लोग अपनी तैयारियों को आरंभ कर सकते हैं, लग जाएं तैयारियों में, जुड़ जाएं और अपनी तैयारियों पर विशेष फोकस करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।